नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विशाल और आप सबका स्वागत है स्टॉक बॉक्स के बिजनेस स्टैंडर्ड प्लस फाइनेंशियल एक्सप्रेस एनालिसिस वीडियो में। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं न्यूज जो रिलेटेड है आपके इनकम, आपके खर्चे और आपके इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू से। हम सिर्फ वही न्यूज आपके लिए लेकर आते हैं। यहाँ पर हम क्राइम और पॉलिटिक्स जैसे न्यूज को साइड में रखते हैं। तो यहाँ पे बिजनेस न्यूज़पेपर्स डिस्कस होंगे, बिजनेस न्यूज को एनालाइज किया जाएगा। यहाँ पर बहुत ही सिंपल भाषा में उन्हें इवेल्युएट किया जाएगा। तो एक ओवरव्यू ले लेते हैं आज के आर्टिकल का। उससे पहले अगर ऐसी वीडियोस पसंद है तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को एंड वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, क्योंकि हमें भी उससे बढ़िया रीच मिलेगी और आपकी फीड में भी काम के वीडियो ज्यादा आएंगे। अब सबसे पहला वीडियो हम डिस्कस करने वाले हैं आज, ये है रोजनेफ्ट के बारे में। रोजनेफ्ट रशिया की कंपनी है ये, और इन्होंने रिकॉर्ड ऑयल सप्लाई डील किया है इंडिया के रिलायंस इंडस्ट्रीज के साथ। तो देखते हैं इससे कितना फायदा होगा रिलायंस इंडस्ट्रीज को। रिटेल इन्फ्लेशन ईजेस टू 5.4%। रिटेल इन्फ्लेशन का अगर आप डेटा देखेंगे ना, तो ये 5.48% पे आया, जो पहले काफी चिंता में डाल दिया था सबको, इतना खराब डेटा आया था। तो इसका भी इफेक्ट देखेंगे अभी। ऑटो इंडस्ट्रीज बॉडी सेंड एसओएस टू गवर्नमेंट ऑन स्टील इंपोर्ट्स। ऑटो इंडस्ट्री की बॉडीज है, उन्होंने गवर्नमेंट को एसओएस भेज दिया है। कहा है कि बहुत अब ये सिचुएशन डायर हो गई है, बहुत बड़ा इमरजेंसी है, स्टील इंपोर्ट्स को आप देखो। ऑटो इंडस्ट्री ऐसा क्यों कर रही है, अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे और जानेंगे। क्लियरिंग द वे फॉर एयर टैक्सीज, यहां पे एक एडिटोरियल है जिसे हम लोग यहां डिस्कस करेंगे। कैबिनेट क्लियर्स वन नेशन वन पोल बिल्स कमिंग सून। अब वन नेशन वन पोल बिल आ रहा है और इसका बहुत फायदा होने वाला है, हमें बहुत फायदा होने वाला है। हमारे जीडीपी ग्रोथ रेट को और हमारे पैसे को, जो टैक्स हम पे करते हैं, उसमें भी काफी बचत होगी। 90% वर्सेस द रेस्ट, ये है एक एडिटोरियल आर्टिकल और काफी इंटरेस्टिंग है। अगर आप देखेंगे यहाँ पे हम बात करेंगे इन्वेस्टमेंट्स की, जो उन स्टेट्स को ही जा रहे हैं जो पहले ही हेड स्टार्ट ले चुके हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन में। ऐसा हो रहा है। तो ये हमारे आज के आर्टिकल्स हैं। तो शुरुआत करते हैं एक बार इन्हें डिस्कस करना। सबसे पहले रिलायंस के आर्टिकल्स है। अब यहाँ पे रोजनेफ्ट, मैं बता दूं, रोजनेफ्ट आई थिंक रशिया की सबसे बड़ी ऑयल कंपनी है। जैसे इंडिया में अगर आप देखते हो तो हमारे पास रिफाइनरी है, और रशिया अगर आप देखोगे तो उनके पास सिर्फ रिफाइनरी नहीं है, वो ऑयल सप्लायर पूरी दुनिया को है। ये एक्सट्रैक्शन करते हैं, एक्सप्लोरेशन करते हैं और काफी रिफाइनिंग भी करते हैं। तो इन्होंने एक रिकॉर्ड डील साइन किया है, सप्लाई डील रिलायंस इंडस्ट्रीज के साथ, और ये 500 के मतलब 5 लाख बैरल्स पर डे। बैरल्स क्या होते हैं? ये आपने कुछ ऐसे ड्रम देखे हैं स्टील के, ये इस तरीके से रखे हुए, ये शेप इनका डिजाइन रहता है ऐसे। तो ये बैरल्स ऑयल को इसमें मेजर किया जाता है, किलोग्राम या आप समझ लीजिए कोई दूसरे वेट का मेजरमेंट नहीं होता है इसका, ये होता है बैरल्स का। तो डेली मतलब करीब करीब 500 के मतलब 5 लाख बैरल सप्लाई किए जाएंगे ऑयल्स के, जिसका एस्टिमेटेड वैल्यू होगा $13 बिलियन पर ईयर। $13 बिलियन मतलब आप सोचिए 1 लाख करोड़ से ऊपर की यहाँ पे बात हो रही है। तो रशिया का जो स्टेट ओन्ड ऑयल फर्म है रोजनेफ्ट, स्टेट ओन्ड मतलब सरकारी, रशिया का सरकारी जो ऑयल कंपनी है वो है रोजनेफ्ट। उन्होंने अग्री किया है कि 5 लाख बैरल्स पर डे ऑयल सप्लाई करेंगे, क्रूड ऑयल। किसको? इंडियन अपस्ट्रीम ऑयल एंड गैस मेजर रिलायंस इंडस्ट्रीज को। ये लार्जेस्ट एवर, अभी तक का सबसे बड़ा एनर्जी डील है बिटवीन 2 कंट्रीज, 2 देशों के बीच का। एंड जो 10 ईयर अग्रीमेंट है, इसमें करीब करीब आप देखिए 0.5% जो ग्लोबल ऑयल सप्लाई है, जिसकी वैल्यू $13 बिलियन यहाँ पे हो गई, रखी गई है। तो करीब करीब 0.5% जो ग्लोबली ऑयल सप्लाई होता है उसका वैल्यू है ये। तो इतनी बड़ी डील है ये। और इससे क्या होगा, देखिए इससे फायदा ये होगा कि एक तो स्टेबिलिटी रहेगी। कभी भी आप लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट इतना बड़ा किसी के साथ करते हैं ना, तो आपको ये पता है कि यार अगले 10 साल मुझे यहां से इतना ऑयल तो मिलना है, तो मैं स्टेबल सप्लाई है मेरे पास। एंड अगर आप क्रूड ऑयल फ्लोज देखेंगे तो यहां काफी बढ़िया स्टेबिलिटी आएगी हमारे पास। और रोजनेफ्ट का खुद का भी एफर्ट है कि वो एक्सपैंड करे अपने प्रेजेंस को, अपने प्रेजेंस को लेकर आए इंडिया में। ये कहना है मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस का। तो बिना किसी कंफर्मेशन के जो साइज ऑफ अग्रीमेंट है, मिनिस्ट्री ऑफिशियल्स ने कहा है कि गवर्नमेंट अवेयर थी नेगोशिएशंस के कि ये फाइनल स्टेज पर है बिटवीन 2 कंपनीज, और जो कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट्स है वो कॉन्फिडेंशियल थे और मार्केट कंडीशंस पे बेस्ड थे। तो इसमें कोई गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस नहीं रहता, उन्होंने कहा है। ये दोनों एंटिटीज है, इन दोनों के बीच का ये सारा मामला है, और ये पूरी तरीके से कमर्शियल है जो ये मैनेज करेंगे। तो इससे यस, इंडिया में काफी बढ़िया स्टेबिलिटी रहेगी और सप्लाईज हमारे स्टेबल रहेंगे। तो ये काफी बड़ा
एडवांटेज हमें देने वाला है। अब इंडिया का क्रूड कनेक्शन देखते हैं। अगर आप देखोगे ना, क्रूड इंपोर्ट्स फ्रॉम रशिया से जो हम क्रूड इंपोर्ट करते हैं, अगर आप अमाउंट देखो और शेयर देखो ग्लोबल इंपोर्ट्स में, तो 2019 और 20 देखो, यहां से शुरुआत हुई थी, कितना कम था ये, और 23-24 में ये 46.48 बिलियन डॉलर्स तक चला गया था। मतलब जो हम इंपोर्ट करते हैं उसका 33.38% हम लोग रशिया से इंपोर्ट कर रहे थे। और 24-25 में अगर आप देखोगे, जो अभी खत्म नहीं हुआ है, 38.30% हम लोग इंपोर्ट कर रहे हैं, किससे भी, रशिया से। तो इतना बड़ा ऑयल मतलब डिपेंडेंस सिर्फ एक ही कंट्री पे रखा है हमने, किस पे, रशिया पे। और ऐसा आज तक कभी देखो हुआ नहीं है। 2019 में 1.75 बिलियन का किया था, मतलब 1.71%, 1.59%, 2.1%, और अचानक से ये सीधा 10 गुना हो गया और हो गया 19.22%। तो जब से रशिया पर सैंक्शंस लगे हैं, तब से हम देख रहे हैं कि इंडिया काफी ज्यादा ऑयल इंपोर्ट कर रहा है रशिया से और फायदा उठा रहा है लो प्राइस का। रिटेल इन्फ्लेशन ईजेस टू 5.48%। फाइनली थोड़ी राहत मिल रही है यहाँ पे, मुझे लगता है। और नए आरबीआई गवर्नर आए हैं, तो वो भी थोड़ा सा खुश होंगे देख करके कि फूड प्राइसेस में फाइनली थोड़ा सा स्लो डाउन है। एक हाई बेस था, ये भी है, एंड विच इज फेवरेबल। इंडिया का जो रिटेल इन्फ्लेशन रेट है वो बेस होता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स पर। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स से पहले ये बेस्ड होता था होलसेल प्राइस इंडेक्स पर, लेकिन फिर इसे शिफ्ट किया गया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स पर। और ये भी कहा गया कि पूरी दुनिया भर में आप देखो, यूएस और भी कंट्रीज है, वो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स यूज कर रही है, तो आप भी वही यूज करो, बेटर आप अलाइन भी होंगे पूरी दुनिया के साथ। तो इंडिया का जो रिटेल इन्फ्लेशन है वो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स पर बेस्ड होता है। और यहां पे आरबीआई का एक टॉलरेंस बैंड है, जिससे काफी बढ़िया ये जिसके नीचे ही आया है। आरबीआई का टॉलरेंस बैंड क्या है, मैं बता देता हूं। आरबीआई का कहना है कि देखिए, हमारा गोल है कि 4% का ग्रोथ रहना चाहिए इन्फ्लेशन का, इससे ज्यादा कम नहीं रहना चाहिए। लेकिन इससे ज्यादा भी होगा तो 6% से कम होगा तो चलेगा, इससे कम भी होगा तो 2% से कम होगा तो चलेगा। तो ये जो है, ये टॉलरेंस बैंड बन गया इनका, ये आप ध्यान रखना। तो टॉलरेंस बैंड से 5.48% क्या आया है, कम आया है। अभी 14 मंथ हाई पे पहुंच गया था पिछले महीने इन्फ्लेशन, जब अगर आप देखें तो अक्टूबर में 6.21% रिकॉर्ड किया था हमने महंगाई दर को। तो इससे क्या हुआ, जो लोगों के सपने थे कि भाई हमारा जो पॉलिसी रेट है ये फरवरी रिव्यू में कट हो जाएगा, ये सारे सपने बिल्कुल टूट गए, इस पे पानी फिर गया। बट अभी भी हो सकता है, अगर आगे काफी अच्छा डेटा है तो कुछ चांसेस हैं। तो सेपरेटली अगर आप देखेंगे इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का डेटा, अब इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन पे कोई बहस करे तो हमेशा आईआईपी का डेटा चेक करना, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। यहां पे 3.5% की ग्रोथ है अक्टूबर में फ्रॉम 3.1%। मतलब इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, जो प्रोडक्शन है इंडस्ट्रीज का, वो भी ग्रो कर रहा है ओवरऑल। तो ये भी एक बढ़िया इंडिकेटर है। ऑटो इंडस्ट्री बॉडीज सेंड एसओएस टू गवर्नमेंट ऑन स्टील इंपोर्ट्स। यहां पे ऑटो इंडस्ट्री बॉडीज ने एसओएस भेजा है, किसको, गवर्नमेंट को, स्टील इंपोर्ट्स पर। तो देखते हैं ये क्या हो रहा है, स्टील मतलब इंडस्ट्री को भेजना चाहिए ये तो दो लीडिंग ऑटो इंडस्ट्री बॉडीज हैं, ऑटोमोटिव कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन, एक तो ये हो गया एसीएमए, और सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स एसआईएएम। ठीक है, इन्होंने अर्ज किया है, ठीक है, अर्जेंटली रिक्वेस्ट किया है मिनिस्ट्री ऑफ स्टील को एंड मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज को कि आप रिस्ट्रिक्शंस हटाइए जो सर्टेन स्टील इंपोर्ट्स हैं उन पर। और इन्होंने कहा है कि काफी सारे कंसर्न्स हैं, चिंताएं हैं ओवर पोटेंशियल डिस्रप्शंस हो सकते हैं टू ऑटोमोबाइल प्रोडक्शन इन इंडिया। तो इनका कहना है कि ये जो रेस्ट्रिक्शंस लगे हुए हैं कुछ सर्टेन स्टील इंपोर्ट्स पर, इसको आपको हटाना होगा। अब यहां पे स्टील इंडस्ट्री क्या कह रही है, स्टील इंडस्ट्री कह रही है कि सर जी आप रेस्ट्रिक्शंस लगाइए, इंपोर्ट पर ड्यूटी लगाइए, यूएस लगा रहा है, सब लगा रहे हैं, क्योंकि चाइना और ये दूसरी कंट्रीज मिलकर इंडिया में अपना स्टील डंप कर दे रहे हैं, और हमारा स्टील जो है फिर हमें सस्ते में बेचना पड़ रहा है। और कॉस्ट तो हमारी कम है नहीं, उनकी कॉस्ट बहुत कम होती है चाइनीज की, वो प्रॉफिट कमा रहे हैं लेकिन हम नहीं कमा रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। लेकिन अब जो हमारी इंडस्ट्री बॉडीज हैं कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर्स की, जो ऑटोमोबाइल कंपोनेंट बनाती है, वो कह रहे हैं कि स्टील इंपोर्ट्स पे आप रेस्ट्रिक्शंस हटाइए, कुछ डिस्ट्रप्शंस हो सकते हैं ऑटोमोबाइल प्रोडक्शन में इंडिया में। अर्लियर इन द डे मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज एंड स्टील एचडी कुमारस्वामी ने अनाउंस किया कि जो गवर्नमेंट है वो कंसिडर कर रही है, सोच रही है कि एक प्रपोजल के बारे में,
और इस प्रपोजल में ना हम सोच रहे हैं कि एक सेफ गार्ड ड्यूटी लगा दे इंपोर्टेड स्टील पर, मतलब जो भी स्टील बाहर से आ रहा है उस पर हम टैक्स कर देते हैं। तो क्या होगा, वो महंगा हो जाएगा और फिर इंडियन स्टील मैन्युफैक्चरर्स को यहां थोड़ा फायदा होगा। मतलब ये नहीं कि महंगा होने से इंडियन स्टील ज्यादा बिकेंगे, नहीं, महंगा होने से ये होगा कि वही स्टील अब महंगा बिकेगा ओवरऑल इंडिया में, तो हमारे स्टील कंपनीज के प्रॉफिट थोड़े इंक्रीज होंगे। इंडिया को जो फिनिश्ड स्टील इंपोर्ट है ये 7 ईयर हाई पर पहुंच चुका है। यस, इस टाइम पे हम इतना स्टील इंपोर्ट कर रहे हैं, 5.7 मिलियन मेट्रिक टन, अगर आप अप्रैल से अक्टूबर देखेंगे इस फाइनेंशियल ईयर में। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस था थर्सडे को और विनी मेहता जो डायरेक्टर जनरल हैं एसीएमए के, उन्होंने कहा कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने ना क्लैम्प डाउन किया है बहुत हेविली स्टील इंपोर्ट्स पर फॉलोइंग अ सडन सर्ज, क्योंकि अब देख रहे हैं कि पिछले कितने 7 साल के हाई पर चल रहा है हमारा स्टील इंपोर्ट। तो गवर्नमेंट ने क्रैक डाउन किया है इस पर कि नहीं यार, इतना तो नहीं होना चाहिए हमारा इंपोर्ट, हमें तो एक्सपोर्ट करना है, हम इंपोर्ट क्यों कर रहे हैं स्टील, और हमारे पास स्टील की इतनी बड़ी कंपनी है। इंडिया दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा स्टील प्रोड्यूसर है चाइना के बाद। तो यहाँ पे इंपोर्ट पर वो रेस्ट्रिक्शंस लगाना चाह रहे थे और इनको क्रैकडाउन करना चाह रहे थे। तो फैक्ट ये है कि जो इंपोर्ट है ना ऑटोमोटिव स्टील का, जो गाड़ियों में यूज होता है, कार्स में यूज होता है, वो बहुत ही स्मॉल प्रपोर्शन में है, बहुत ही छोटा प्रपोर्शन है, सिर्फ 5% स्टील इंपोर्ट होता है जो कार्स के लिए काम आता है, जो ओवरऑल इंपोर्ट है उसका। और ये जो इंपोर्ट है कुछ किलोज में है, ये टन्स में भी नहीं है, क्विंटल्स में है कुछ ग्रेड ऑफ स्टील के लिए। तो गवर्नमेंट यहाँ पे क्योंकि लोकलाइजेशन करना चाहती है, कहती है कि भाई तुम लोकल प्रोड्यूस करो इसको, तो कुछ स्ल्यू ऑफ क्यूसीओस, क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर्स जो है वो एसीएमए ने वेलकम किए हैं। तो अकॉर्डिंग टू द प्रोसेस, जो प्रोसेस है ना, इंपोर्टर को एक एनओसी चाहिए, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट चाहिए गवर्नमेंट से, और उसे जस्टिफाई करना होगा, प्रूव करना होगा कि भाई मुझे इंपोर्ट करना है ये वाला स्टील ग्रेड जो ये क्यूसीओ के ग्रेड में आता है। क्यूसीओ मतलब क्या हो गया, क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर, ठीक है। तो स्पेशल ग्रेड अगर आप स्टील ऑर्डर कर रहे हैं किसी चीज के लिए, लेकिन इस जंक्शन पे जो एनओसीज हैं वो नहीं आ रहे हैं सरकार से। एंड दोनों एसीएमए और एसआईएम ने रिप्रेजेंटेशन किया टू मिनिस्ट्री ऑफ स्टील एंड मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्रीज और इन्होंने कहा कि हम होपफुल हैं क्योंकि हमारे कॉमन मिनिस्टर हैं दोनों चीजों के लिए, एंड वो इस चैलेंज को देख पाएंगे जो ऑटोमोटिव इंडस्ट्री फेस कर रही है कुछ केसेस में। तो ये जो एनओसीज है ना, ये इन्हें मिलना आजकल बंद हो गए हैं गवर्नमेंट से। अब ये नहीं मिल रहा है तो उस क्लियरेंस नहीं मिल रही है स्टील को इंपोर्ट करने के लिए, ये इनके लिए काफी बड़ा चैलेंज आ गया। प्रॉब्लम ये है कि इनका इन्वेंट्री जो लेवल है, जो ऑलरेडी स्टॉक स्टोर करके रख रहे थे, वो इतना कम हो गया है कि उन्हें प्रोडक्शन ही बंद करना पड़ जाएगा, और इससे कार की सप्लाईज में भी प्रॉब्लम होगा मार्केट में। ऑल्दो इस टाइम पे कार्स तो ओवर सप्लाई में मैं कहूंगा, क्योंकि इतना ज्यादा डिमांड नहीं हो रही है उनकी, लेकिन ये डेफिनेटली एक बहुत बड़ा चैलेंज है जिसे एड्रेस करना चाहिए। आते हैं अगले आर्टिकल पे, क्लियरिंग द वे फॉर एयर टैक्सीज। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने रिसेंटली डिक्लेयर किया कि एयर टैक्सीज जो है ये रियलिटी बनेंगी इंडिया में, एंड ये एक सेकेंड जनरेशन रिफॉर्म्स के बारे में बात करता है इन द ड्रोन सिस्टम। सिर्फ 3 साल पहले अगर आप देखेंगे तो डेवलप करना और ऑपरेट करना ड्रोन को इंडिया में एकदम अनथिंकेबल लगता था कि सोच ही नहीं सकते ये तो, बट इसमें ड्रामेटिक ट्रांसफॉर्मेशन आया है और रैपिडली इन्वॉल्व कर रहा है इनटू अ वाइब्रेंट हब ऑफ ड्रोन टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। लेकिन अब ये पॉइज्ड है, मतलब प्रिपेयर्ड है बिल्कुल पूरी तरीके से, एक्साइटेड है नेक्स्ट फेज के लिए, अगले फेज के लिए ऑफ प्रोग्रेस इन द सेक्टर। अब मैं बता दूं, ड्रोन्स एक बहुत, मैं बोलूंगा, इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी बन गई, आपने भी देखा होगा, और लोग कह रहे हैं कि जो फ्यूचर है ना डिफेंस वॉरफेयर का, वो ड्रोन ही है। आगे जेट फाइटर भी ऐसे नहीं आएंगे जिसे इंसान उड़ाता हो, ना ऐसे वेपन्स, और इन्फेंट्री में भी सिर्फ ड्रोन ही यूज होंगे। तो जो ड्रोन रूल्स आए हैं अगस्त 2021 के, मार्क कर रहे हैं फर्स्ट जनरेशन रिफॉर्म इंडिया के ड्रोन इंडस्ट्री में। अब इसके साथ ही मैं सवाल पूछूंगा, कुछ बढ़िया से स्टॉक्स है आपके दिमाग में इंडिया में, जो कंपनीज जिसमें आप निवेश कर सकते हो अगले 10-20 सालों के लिए? क्योंकि ड्रोन एक ऐसा सेक्टर लगता है कि हाँ यार ये तो बहुत ही बढ़िया, इसमें कुछ बढ़िया हो सकता है। तो कुछ कंपनीज जो ड्रोन्स पे काम कर रही हो जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। हाउएवर ये जो माइलस्टोन है ये एक शेयर ऑफ चैलेंजेस के साथ आता है, कुछ चैलेंजेस भी है और एक बैक स्टोरी भी है। अगर कई साल तक हमने सोचा, डेलिब्रेशन, अगर बोलोगे ना आफ्टर इयर्स ऑफ डेलिब्रेशन, डेलिब्रेशन क्या होता है? डेलिब्रेशन का मतलब इयर्स ऑफ थिंकिंग, आप बोल सकते हो बहुत ही सिंपल भाषा में, लेकिन सिर्फ थिंकिंग नहीं है, सोचना नहीं। डेलिब्रेट करना इज अ डिफरेंट थिंग, क्रिटिकली सोचना मैं बोलूंगा, यह है डेलिब्रेशन। एंड ग्रोइंग डिमांड, जो बढ़ती हुई डिमांड है, यहां पे
ओपन कर रहा है किसको, ड्रोन के सेक्टर को। जो मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन है, इन्होंने ड्रोन रेगुलेशंस बनाए मार्च 2021 में, और ये जो रूल्स हैं ये एनकरेज करते हैं प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस को। क्या, किस लिए एनकरेज करते हैं ये सिंपली इन्हें एनकरेज करते हैं कि ये इंपोज करते हैं एक्सेसिव रेस्ट्रिक्शंस एंड थ्रेटनिंग टू स्टाइफल इंडस्ट्री ग्रोथ। ये जो रूल्स थे, जो एम था जिनका एनकरेज करना प्राइवेट सेक्टर को, इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक्सेसिव रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए और इंडस्ट्री की ग्रोथ को इन्होंने बिल्कुल स्टिफल कर दिया। तो टर्निंग पॉइंट तब आया जब मिस्टर मोदी ने इंटरवीन किया। आप देखेंगे ड्रोन पर बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस लग गए थे, बिल्कुल ऐसा हो गया था कि ये ड्रोन तो उड़ाना ऐसा है कि मतलब मर्डर से भी बड़ा क्राइम है, आप एकदम टेररिस्ट हो। तो होल्डिंग सेवरल मीटिंग्स, काफी सारी मीटिंग्स की इन्होंने, जैसे मिनिस्ट्री साथ में, सिक्योरिटी एजेंसीज ने डिस्कस किया साथ में, की स्टेक होल्डर्स आए, मोदी जी सबको साथ में लेकर आए यहाँ पे। एंड अगस्त 2021 रूल्स ने रिप्लेस किया मार्च 2021 रूल्स को, एंड द रेस्ट एज दिस से इज हिस्ट्री। ओवर 90% जो इंडिया का ए स्पेस है ना, उसे डिक्लेयर किया गया ग्रीन जोन फॉर ड्रोन ऑपरेशंस। अनमैन्ड एयरक्राफ्ट सिस्टम ट्रैफिक मैनेजमेंट, यूटीएम फ्रेमवर्क अप्रूव किया गया। मुझे पता भी नहीं था, मैंने इससे पहले इसका नाम भी नहीं सुना था, लेकिन अब 90% जो है इंडिया की एयर स्पेस है, अब वो ग्रीन जोन है ड्रोन ऑपरेशंस के लिए। और जितने भी, और ये अनमैन्ड एयर सिस्टम ट्रैफिक मैनेजमेंट यूटीएम फ्रेमवर्क अभी अपनाया गया है, अप्रूव किया गया है। तो ये एनर्जाइज करता है और एनकरेज करता है एंटरप्रेन्योर्स को। और जो भारत ड्रोन महोत्सव 2022 है, इसे ऑर्गेनाइज किया गया, जहां इनोवेशन को फॉस्टर किया जा रहा है। फॉस्टरिंग मतलब यहां प्रमोट किया जा रहा है किसे, इनोवेशन को, लीडरशिप को विद इन द ड्रोन इकोसिस्टम में। तो स्वंबिता स्कीम लाया गया फॉर इंस्टेंस, जहां पे ड्रोन को यूज किया गया सर्वे के लिए, एंड मैप ओवर 2,90,000 विलेजेस, इतने सारे करीब 3 लाख गांवों को यहाँ पे मैप किया गया यूज करके, किसका, ड्रोन का। प्रोवाइड किया गया प्रॉपर्टी ओनरशिप सर्टिफिकेट्स मिलियंस ऑफ लोगों को, जो प्रीवियसली उनके पास कोई फॉर्मल डॉक्यूमेंटेशन ही नहीं था। सिमिलरली नवंबर 2021 में ड्रोन बेस्ड सर्विस किए गए लार्ज माइंस के लिए, जिससे एफिशिएंसी बढ़ी, अकाउंटेबिलिटी बढ़ी। एग्रीकल्चर में करीब 3,000 ड्रोन जो हैं वो डिप्लॉय किए गए हैं एरियल स्प्रेइंग के लिए इन करीब 30 लाख एकड़ ऑफ लैंड, और ये नंबर आगे बढ़ने वाला ही है। तो बड़े बड़े खेतों में अब ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है, क्या, स्प्रेइंग के लिए। अगर आपको फर्टिलाइजर स्प्रे करने हैं या पेस्टिसाइड्स स्प्रे करने हैं, तो ड्रोन दीदी इनिशिएटिव बनाया गया सबसे पहले तो एम्पावर करने के लिए रूरल वुमेन को, जहां पे 1000 फीमेल ड्रोन पायलट्स को ट्रेन किया गया और ड्रोन टेक्नोलॉजी को प्रैक्टिकल यूज में लाया गया रूरल एरियाज में। तो ग्रोथ को सपोर्ट करने के लिए डोमेस्टिक इंडस्ट्री के गवर्नमेंट ने सबसे पहले तो बैन कर दिया फॉरेन ड्रोन्स के इंपोर्ट का, और इंट्रोड्यूस किया है प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम, और एक्सपोर्ट्स को लिबरलाइज कर दिया। तो यहाँ पे क्या क्या चीजें की गई, सबसे पहले तो इंपोर्ट पे बैन कर दिया गया, इंपोर्ट हम करेंगे नहीं, बहुत बड़ा टैक्स लगा दिया। प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम बनाई गई कि आप इंडिया में प्रोड्यूस करोगे तो आपको इंसेंटिव मिलेगा गवर्नमेंट से, टैक्सेशन बेनिफिट्स भी मिलेंगे। और दूसरा क्या किया, एक्सपोर्ट पर इन्होंने फ्रेंडली रूल्स बना दिए। तो ये 3 चीजों का इन्होंने कॉम्बिनेशन करके दिया, और इसके अलावा लोगों को ट्रेनिंग दी और सिखाया कि आप कहां कहां यूज कर सकते हो। तो मार्केट भी गवर्नमेंट क्रिएट करने की कोशिश कर रही है। लोगों को पहले अगर गवर्नमेंट अवेयर कर देगी तो ड्रोन कंपनीज का ही फायदा है, उसका यूज करना तो सीखेंगे वो। तो कंसिक्वेंटली इंडिया का जो ड्रोन मार्केट है वो नॉन एग्जिस्टेंट था 2021 में, अब हो गया है $654 मिलियन बाय 2024 एंड $1.43 बिलियन हो जाएगा बाय 2029। CAGR है ये 17% एक्सीड कर रहा है, 17% का CAGR चल रहा है इसमें, कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट, मतलब 17% बढ़ रहा है, फिर इसके बाद अगली बार 117% पर 17% बढ़ेगा वो, इस तरीके से। तो ये बहुत ही बढ़िया ग्रोथ रेट रिकॉर्ड कर रहा है। एंड यहाँ पे जो ऑपरेशनल ड्रोन्स है इंडिया में, वो एक्सपेक्टेड है कि 10,803 2024 में थे, ये हो जाएंगे 61,393 बाय 2029। रॉबस्ट एंड इनोवेशन ड्रिवन फ्यूचर होगा इंडिया के ड्रोन सिस्टम के लिए। तो ड्रोन टेक्नोलॉजी नया ग्राउंड ब्रेक कर रही है। एयर टैक्सीज जो हैं ये रिवोल्यूशनाइज करने वाले हैं अर्बन मोबिलिटी को, एक प्रॉमिसिंग सोल्यूशन भी देते हैं हमारे ट्रैफिक कंजेशन को। ट्रैफिक कंजेशन तो मुझे लगता है मेरे व्यूअर्स जितने भी होंगे उनके शहर में रहता ही होगा। एंड ड्रोन टैक्सीज जैसे अगर कोई कॉन्सेप्ट है और वो इंडिया में आते हैं, हम अप्लाई कर पाते हैं, तो ये फ्यूचर में बहुत ही बढ़िया रहने वाला है हमारे लिए। इंडिया के जो मेट्रो हैं अगर देखें तो कम्यूटर्स करीब ऑन एन एवरेज 2 घंटे स्पेंड करते हैं, या नियरली 7% ऑफ देयर डे।
ट्रैवलिंग टू वर्क, अगर आप देखें काम के लिए ट्रैवल करना सबसे हाईएस्ट रेट है ग्लोबली इंडिया में। एंड ड्रोन टैक्सीज ऑफर करते हैं एक चांस जहां पे हम रिड्यूस कर पाएंगे कम्यूट टाइम को। सिमिलरली ड्रोन एम्बुलेंसेज इमरजेंसी रिस्पॉन्स टाइम को घटा सकते हैं, राइट। शहर में ही आपको ट्रैफिक का कुछ नहीं सोचना होगा। और बियॉन्ड मेडिकल यूज एयर टैक्सीज एप्लीकेशंस जो है लॉ इन्फोर्समेंट में एंड डिजास्टर इवैक्यूएशन में, पर्टिकुलरली इन सिनेरियो जहां पे ट्रेडिशनल ट्रांसपोर्टेशन मेथड्स इम्प्रैक्टिकल हैं, वहां पे भी काफी काम आएंगे। कई सारे जो देश हैं जैसे यूएस, इजराइल, चाइना एंड यूएई, ये ऑलरेडी एडवांस कर रहे हैं ड्रोन टैक्सी प्रोग्राम्स। तो मुझे लग रहा था भाई ड्रोन टैक्सी जैसी चीज तो बहुत ज्यादा, मुझे लग रहा है करीब ये 100 साल आगे की बात है, लेकिन अभी चल रहा है ये काम, इस पर अभी से इस प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है कई सारे देशों में। चाइना इन पर्टिकुलर क्या कर रहा है, लैंडमार्क सेट कर रहा है अक्टूबर 2023 में बाई ग्रांटिंग टाइप ऑफ सर्टिफिकेशन। एक सर्टिफिकेशन दिया इन्होंने 2 पैसेंजर ड्रोन टैक्सी को। और दुबई भी आगे बढ़ रहा है जहां पे वर्टी पोर्ट्स ला रहा है, कंस्ट्रक्ट कर रहा है ये, ताकि फ्यूचर ऑपरेशंस को ये सपोर्ट कर पाए। तो जब आप फर्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स बिल्ड करते हो तो इंडिया के पास काफी कॉम्पिटिटिव फोर्स है ग्लोबल ड्रोन इंडस्ट्री में। बहुत सारे स्टार्टअप्स हैं जो इंडिजिनस ड्रोन टैक्सी डिजाइन्स बना रहे हैं, लेकिन पूरा पोटेंशियल अगर इसमें अनलॉक करना है तो नेक्स्ट जनरेशन पॉलिसी रिफॉर्म्स चाहिए होंगे। ड्रोन टैक्सीज जो वर्टिकल टेक ऑन एंड लैंडिंग वीटोल के लिए डिजाइन होते हैं, कंजेस्टेड अर्बन एरियाज के लिए, इनको डेडिकेटेड वर्टीपोर्ट्स चाहिए। वर्टीपोर्ट्स हम लोग एयरपोर्ट्स बोलते हैं ना, जहां पे प्लेन लैंड करते हैं, हमें इनके लिए वर्टीपोर्ट्स चाहिए, एयरपोर्ट्स की तरह या बस टर्मिनल की तरह, जहां पे ये लैंड कर पाए। तो इसके लिए भी इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होगा। और डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन डीजीसीए को ये रिकग्नाइज करना होगा कि हमें इस चीज की जरूरत है और कैसे इस पर वर्क किया जाए। तो कॉम्प्रिहेंसिव सर्कुलर है, एस्टैब्लिश करता है इंफ्रास्ट्रक्चर स्टैंडर्ड वर्टीपोर्ट्स के लिए, जैसे पैसेंजर टर्मिनल्स, चार्जिंग स्टेशन, एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम, विजुअल एड होना चाहिए लैंडिंग के लिए, बैटरी चार्जिंग प्रोटोकॉल होना चाहिए और इमरजेंसी रिस्पॉन्स सिस्टम। ये सारी चीजें इसमें डाली गई है। तो आप सोचिए इतनी प्लानिंग चल रही है एयर टैक्सीज के लिए, जो हमें लगता है कि बहुत ही फ्यूचर वाली चीज है ये। तो फर्दर अगर आप देखेंगे डीजीसीए ने इशू किए हैं एयर वर्थनेस सर्टिफिकेट्स गाइडलाइंस वीटोल एयरक्राफ्ट के लिए। ये गाइडलाइन अप्लाई करते हैं एयरक्राफ्ट के लिए जहां पे मैक्सिमम टेक ऑफ वेट जो है 5700 किलोग्राम का है। तो ये कवर करेगा एयर टैक्सीज को जो केपेबल है ऑफ केयरिंग 40 to 50 पैसेंजर्स, जो 40 to 50 पैसेंजर्स कैरी कर रहे हैं उनके लिए। और ये एग्जिस्टिंग रेस्ट्रिक्शंस को रिमूव करेगा और परमिट करेगा फ्लाइट्स बियॉन्ड विजुअल लाइन ऑफ साइट अबव 400 फीट। तो इंडिया अगर ड्रोन टैक्सी रेडी बनना चाहता है तो सबसे पहले हमें की पॉलिसी फ्रेमवर्क जो है हमारा ऑटोमेटेड अनमैन्ड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम, ये बहुत एसेंशियल है हमारे लिए। एंड यहाँ पे मैन्ड और अनमैन्ड एयरक्राफ्ट दोनों विदाउट म्यूचुअल इंटरफेरेंस जो है यहाँ पे हम चाहते हैं काम करे। तो डिजी स्काई प्लेटफॉर्म एनविजन किया गया था जहां रेगुलेट किया जाए और ऑटोमेट किया जाए ड्रोन ऑपरेशंस को 2021 के रूल्स के बाद। तो ये डेवलपमेंट अब डिले हो गया है और कंट्रीज जैसे कि यूएस ऑलरेडी इंप्लीमेंट कर चुकी है ऐसे सिचुएशन जैसे कि लो ऑल्टीट्यूड ऑथराइजेशन एंड नोटिफिकेशन कैपेबिलिटी, जो 2021 से ऑलरेडी चल रहा है। तो भाई ये लॉ ऑलरेडी है, आप जाओ उनके लॉस को पढ़ो और आप सीधा यहाँ पे वही लॉस फॉलो करो, राइट। आपको इतना डिले करने की जरूरत नहीं है। तो जैसे जैसे ड्रोन इंडस्ट्री असेंड कर रही है, असेंड करना मतलब ऊपर जाना, आगे बढ़ रही है टू न्यू हाइज, जो सेकेंड जनरेशन रिफॉर्म्स हैं वो इंडिया को ग्लोबल ड्रोन शक्ति बना सकते हैं। तो गवर्नमेंट को यहां पे पुश जरूर करना होगा। आते हैं अगले आर्टिकल पे। कैबिनेट ने क्लियर किया है 1 नेशन 1 पोल एंड ये बिल्स बहुत ही जल्दी आ रहे हैं हमारे पार्लियामेंट में। तो कैबिनेट ने अप्रूव किए हैं 2 बिल। एक तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल जहां पे इलेक्शंस कंडक्ट किए जाएंगे लोकसभा के लिए, सारी स्टेट असेंबलीज के लिए टुगेदर एक साथ, और एक ऑर्डिनरी बिल जो अलाइन है इलेक्शंस के लिए फॉर असेंबलीज इन दिल्ली, पुडुचेरी एंड जेएनके। तो जो मूव है ये 3 महीने बाद ही आ चुका है जब ये एक्सेप्ट किया गया था बाय द रिकमेंडेशंस ऑफ रामनाथ कोविंद पैनल एंड टू होल्ड साइमल्टेनियस पोल्स। और इससे बहुत फायदा होने वाला है। कुछ फायदे क्या है, कुछ एस्टिमेट्स है, आप लिटरली मत लीजिएगा क्योंकि ये ऊपर नीचे कभी भी हो सकता है इसका डेटा। कि सबसे पहले तो इन्फ्लेशन को कम करने में मदद करेगा, हायर इन्वेस्टमेंट्स होंगे इससे, हायर पब्लिक स्पेंडिंग भी होगी, मेनली कैपिटल एक्सपेंडिचर। ये जीडीपी को करीब करीब 1.5% का बूस्ट देगा अगर इंडिया में एक साथ इलेक्शंस होते हैं सारे। तो अगर लोकसभा, स्टेट्स और असेंबलीज के इलेक्शंस पोल्स एक साथ हुए, जो पहले हुए थे जैसे 1952 में, 57 में, 62 में, 67 में, और ये 69 से 68 में डिसकंटिन्यू कर दिया गया था जब रीऑर्गेनाइजेशन हुआ कुछ होल स्टेट्स का। और 1983 में पोल पैनल जो है वो सजेस्ट कर रहा था कि हम इसे रिवाइव करें 1 नेशन 1 पोल को। तो जो हमारे पहला इलेक्शन हुआ था वो ऐसा ही था,
इंडिया के सारे स्टेट्स में एक साथ ही इलेक्शन हुआ था, 1952 में भी, 57 में भी, 62 में भी और 67 में भी। तो इससे काफी हमारा, मैं बोलूंगा, जीडीपी ग्रोथ रेट ये सपोर्ट होगा, ये फैक्चुअली बिल्कुल सही है। पब्लिक स्पेंडिंग गवर्नमेंट की ज्यादा बढ़ेगी, पैसे बहुत बचेंगे हमारे, ठीक है, बहुत सारे पैसे बचेंगे अगर ये पोल्स एक साथ होते हैं तो। लेकिन क्या है, इसके कुछ डीमेरिट्स भी हैं, और आप ये बताइए, ठीक है, कि इसके क्या डीमेरिट्स हो सकते हैं कमेंट सेक्शन में, क्योंकि मेरिट्स बताना बड़ा इजी है, लेकिन हम मुझे देखना है कि डीमेरिट्स कितने लोगों के दिमाग में आता है। आते हैं अगले आर्टिकल पे, और ये है 90% वर्सेस द रेस्ट। प्रॉब्लम ये है कि जो इन्वेस्टमेंट्स हैं वो उन स्टेट्स में जा रहे हैं जो उनको ऑलरेडी हेड स्टार्ट मिल गया था इंडस्ट्रियलाइजेशन में, वो पहले ही इंडस्ट्रियलाइजेशन में आगे निकल चुके थे। तो कॉम्प्लिकेटिंग फैक्टर है इंडिया के ड्राइव का टू अट्रैक्ट मोर फॉरेन और डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट्स अपने एम्बिशंस को अचीव करने के लिए और तेजी से, क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट्स जा रहे हैं सिर्फ कुछ ही स्टेट्स के पास, और ये वही स्टेट्स है जो ऑलरेडी काफी रिच है और इनको हेड स्टार्ट मिल गया था इंडस्ट्रियलाइजेशन में। अगर एफडीआई की बात करें तो महाराष्ट्र, कर्नाटका, गुजरात, दिल्ली एंड तमिलनाडु, 90% एफडीआई क्यूमुलेटिव इनफ्लोज 2019 से यही आए हैं, महाराष्ट्र, कर्नाटका, गुजरात, दिल्ली और तमिलनाडु में। और ये जो 5 स्टेट्स हैं ये अकाउंट करते हैं हाफ ऑफ फाइल्ड इंडस्ट्रियल एंटरप्रेन्योर मेमोरेंडा एंड प्रपोज्ड इन्वेस्टमेंट्स। जो प्रपोज इन्वेस्टमेंट्स है और एंटरप्रेन्योर मेमोरेंडा है, हाफ यहीं पर है। और ये सरप्राइजिंग है कि कई सारे स्टेट्स तो फ्रंट रनर है इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम में। मैंने 2 दिन पहले ये आर्टिकल कवर किया, आप खुद चेक कर सकते हैं कि किस तरीके से आप देखोगे 250 में से जो 200 यूनिट्स हैं इस टाइम पे ईवी के, वो सिर्फ 2 ही स्टेट्स के पास है। एंड इकोसिस्टम भी अगर आप देखेंगे तो जो ड्राइव है टू कि हम स्मार्टफोन को असेंबल करें बाय फॉरेन इन्वेस्टर्स लाइक एप्पल, जो चाइना से इंडिया लेकर आ रहे हैं अपने प्रोडक्शन को, और गवर्नमेंट के प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम का भी फायदा उठा रहे हैं, ये सब जो है ये स्पेसिफिकली इन्हीं स्टेट्स में कर रहे हैं। जो दूसरी स्टेट्स है उनके पास कुछ भी नहीं जा रहा है। तो जो टेंडेंसी है ना इन्वेस्टमेंट्स की कि ये उन्हीं स्टेट्स के पास जाता है, ये इसका एक बिब्लिकल एक्सिम है कि फॉर हूसोएवर हैथ टू हिम शैल बी गिवन। और हिंदी में हम बोलते हैं कि भाई जिसके पास पैसा है वो और अमीर हो रहा है, जिसके पास नहीं है वो और गरीब हो रहा है इस टाइम पे, ऐसा सिचुएशन है। तो स्टेट्स के साथ भी सेम केस है, जो अमीर स्टेट्स है उन्हीं के पास सारा बिजनेस आ रहा है और ज्यादा, और जो स्टेट्स अमीर नहीं है इस टाइम पे उनके पास बिजनेस और कम आता है। तो जो रिफ्लेक्शन है ये एग्लोमेरेशन फैक्टर है कि ये स्टेट्स सिग्निफिकेंट एडवांटेज देते हैं इन्वेस्टर्स को। इनके मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम बहुत बढ़िया है, स्किल लेबर है इनके पास, सप्लायर बेस भी है, नॉलेज स्पिल ओवर्स भी हैं एंड एग्जिस्टिंग यूनिट्स हैं जिनके साथ ये कोलोकेट कर सकते हैं। तो जो डोमिनेंस है ना कुछ स्टेट्स का एफडीआई में, ये एक अच्छा न्यूज नहीं है इंडिया के लिए, जहां पे रीजनल डिस्पैरिटीज बहुत ज्यादा है। डिस्पैरिटीज मतलब एक बहुत अमीर हो रहा है, एक बहुत गरीब हो रहा है, एक के पास अपॉर्चुनिटीज आ रही है, एक के पास नहीं आ रही है। तो रीजनल डिस्पैरिटीज है इंडिया में काफी ज्यादा, और ये दूसरे स्टेट्स को लेसन्स भी देता है। तो डिस्पाइट बीइंग रिचर, अमीर होने के बावजूद ये जो 5 स्टेट्स है ये अट्रैक्ट कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट्स लेबर इंटेंसिव मैन्युफैक्चरिंग के लिए, जो पॉपुलस और पुअर स्टेट के पास नहीं जा रहा है। जैसे कि तमिलनाडु का एग्जांपल है इन दिस रिगार्ड, ये मेंशन डिजर्व करता है क्योंकि फैक्ट्रीज जो एम्प्लॉय कर रहे हैं टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ वर्कर्स, ये क्या कर पा रहा है, ये पूल को टैप कर पा रहा है ऑफ लो वेज वर्कर्स। जैसे कि माइग्रेंट्स दूसरे स्टेट से वहां पर आ रहे हैं तमिलनाडु में, तो तमिलनाडु के पास एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है क्या, कि कंपनीज आएंगी वहां पे बोलेंगे आपके यहाँ लेबर बड़ा एक्सपेंसिव है। क्यों? क्योंकि आपके यहाँ लेबर नहीं है यूजुअली। लोग जो है यहाँ पर लोकल, अगर आप देखिए तमिलनाडु में तो आपको बहुत कम लेबर पॉपुलेशन दिखेगी, क्योंकि इंडस्ट्रियलाइज्ड है पहले से, अपस्किल हो चुके हैं लोग, लोगों के पास पैसा आ गया है। तो यहाँ पे दूसरे स्टेट्स के लेबर क्योंकि तमिलनाडु में आते हैं, तो तमिलनाडु ये चीज कोट कर पाता है कि देखिए आप चिंता मत कीजिए, हम दूसरे स्टेट्स के लेबर को तमिलनाडु में अट्रैक्ट करते हैं, लेकर आते हैं, बढ़िया यहाँ पे वेजेस भी हैं, हर चीज है। आप सेटअप कीजिए फैक्ट्री और देखिए कि हमारे पास दूसरे स्टेट्स के इतने अवेलेबल लेबर्स हैं। ये इस टाइप की डिस्कशंस होती हैं यहाँ पर। और अगर आप देखेंगे तो जो हमारे फॉर्मर चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर है अरविंद सुब्रमण्यम, इन्होंने भी फाइनेंशियल टाइम्स में एक कॉलम लिखा था इसके बारे में, एंड एक स्ट्राइकिंग फैक्टॉइड ये है कि 40% ऑफ जितनी भी वुमेन एम्प्लॉयड है फैक्ट्रीज में वो तमिलनाडु में है। इंडिया के 40% एम्प्लॉयड वुमेन जो फैक्ट्रीज में एम्प्लॉयड है वो तमिलनाडु से है, एक ही स्टेट से। और मेजर एडवांटेज क्या है, बिजनेस फ्रेंडली एनवायरमेंट, फॉरेन इन्वेस्टर्स अनसर्टेनिटी फेस करते हैं और एग्जिट चूज कर सकते हैं, और उनका ऑफरिंग्स जो है वो ऑफरिंग्स उन्हें फेवरेबल नहीं लगते हैं अमंग कंज्यूमर्स। तो उनके कंसर्न्स है रिगार्डिंग रेगुलेटरी एनवायरमेंट। यूएस जायंट ऑटो जायंट जैसे कि फोर्ड है, वो एक ऐसा कंपनी है जिसने चूज किया कि वो री इंटर करेगा तमिलनाडु वाले प्लांट में,
एक्सपोर्ट करने के लिए, जो कुछ साल पहले वो बंद कर चुका था। तो ये किस लिए है? क्योंकि बिजनेस फ्रेंडली स्टैंड है गवर्नमेंट का, स्टेट गवर्नमेंट का, जिसकी वजह से कॉम्प्लेक्स लेबर और लैंड इश्यूज जो है ना, ये रिजॉल्व हो जाता है वहां पे। तो फोर्ड कह रहा है कि मैं जो रिस्क है ना, वो अगर मुझे लेना ही है इंडिया में, तो मैं तमिलनाडु जाके रिस्क लूंगा, ना कि कहीं और जाके रिस्क लूंगा। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि एज अ स्टेट आप ये सोचो कि आप कितना रिस्की लगते हो सामने वाले को, राइट? क्योंकि इंडिया अगर सामने वाले को रिस्की लगता है तो वो वहां पे चूज करेगा सबसे कम रिस्की स्टेट। तो जो डिसप्रपोर्शनेट शेयर है ना रिच स्टेट्स का इन्वेस्टमेंट्स में, वो ये नहीं इंप्लाई करता है कि ये एक दूसरे से कंपीट कर रहे हैं। नॉट सो लॉन्ग अगो अगर आप देखेंगे तो महाराष्ट्र में काफी गुस्सा था कि गुजरात से हार गए एक सेमीकंडक्टर फैसिलिटी में। कर्नाटका एंड तमिलनाडु ने भी अग्रेसिवली वो किया था फॉक्सकॉन को, जो एप्पल के लिए ये मोबाइल फोन्स मैन्युफैक्चर करता है, तो जो कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चर है एप्पल का, तो जो डिसीजन था इन्वेस्टर्स का, वो इसलिए भी इन्फ्लुएंस होता है क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट वहां इन्वॉल्व होती है, उनकी पॉलिसीज इन्वॉल्व होती है। कोई कर्नाटका में कुछ सेटअप करने जा रहा हो, गुजरात आके कह देगा कि देखियो वहां पे ये चीज है ना, मैं आपको यहाँ बेनिफिट दे रहा हूँ स्पेशली आपके लिए, आप आओ और आप यहीं पे सेटअप करो अपना बिजनेस। तो दैट सेड, ये एक टॉसअप है जिसमें 5 स्टेट्स एस्टैब्लिश करते हैं ऑपरेशन एज दे ऑफर सिमिलर एडवांटेजेस ऑफर करते हैं इन्वेस्टर्स के लिए अपने मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम में, एंड बिजनेस फ्रेंडली एनवायरनमेंट देते हैं। और रेड कार्पेट को रोल आउट करने के लिए इन्वेस्टमेंट्स के लिए दूसरे स्टेट्स को भी इंप्रूव करना होगा अपना ईज ऑफ डूइंग बिजनेस ऑन ग्राउंड, कॉन्ट्रैक्ट्स को इन्फोर्स करने होंगे, लॉ एंड ऑर्डर इंप्रूव करने होंगे, जो एक्सट्रैक्टिव पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस हैं, पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर है, इन चीजों को कहीं ना कहीं कॉम्बैट करना होगा, नहीं तो वो भाई पुअर ही रह जाएंगे अगले कई डिकेड्स तक। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो आज की तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को और रीच के लिए आप प्लीज इस पे लाइक कीजिए, हम लोग 100 लाइक्स क्रॉस करना चाहते हैं। एंड फिर मिलते हैं हम लोग कल ऐसे ही वीडियो के साथ। थैंक यू।